हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। आज बच्चों बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ये 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। ये चैप्टर 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली बच्चों को ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ लगता है। उसका रीज़न है कि इसके कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। अगर बच्चों हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, इसके हम सारे वीडियोस देखेंगे तो आप देखना ये चैप्टर आपको कितना इंटरेस्टिंग लगता है। इसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और फिर ये देखना कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले हम ये जानना चाहें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके बनी होती है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। जानते हैं बच्चों हम लोग, इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल एनर्जी की कोई हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे हम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी में कुछ रिलेशंस देखेंगे और वो जो रिलेशन की स्टडी करते हैं उस पूरी पूरी ब्रांच को क्या कह देते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देना चाहें बच्चों तो कैसे देंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम? रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है। अब ये केमिकल एनर्जी कहां से आई है? रेडॉक्स रिएक्शन से आ रही है। क्लियर? इट मीन्स हमारे पास कुछ दो तरह के सेल हैं, यानी कि दो चीजों की स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? एक तो स्टडी जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं जिसके कारण नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस स्टार्ट हो रही हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। दूसरी स्टडी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जो केमिकल एनर्जी है दैट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स यहाँ हम दो तरह के सेल्स की स्टडी करते हैं बच्चों। कौन कौन से सेल होते हैं ये देखो। एक सेल तो हो गया हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और दूसरे टाइप के जो सेल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी का मतलब हम ये कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस हो रही हैं जिसके कारण जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कारण कन्वर्ट हो रही है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे जो सेल हैं, इस तरह की रिएक्शन जिस तरह के सेल में होती हैं उन सेल को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इनको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं या हम इनको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के सेल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं जिससे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस हमारी स्टार्ट हो रही है। क्लियर? इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है बच्चों? हमारे पास दो तरह के सेल हैं। एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हो क्या रहा है? हम
हमारी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। क्लियर। दूसरी तरह की सेल जिसमें क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस किसके कारण होंगी, यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो होंगी। क्लियर। अभी हम फर्स्ट टाइप के सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको तो हम रब कर देते हैं, देखो, जिनको कि हमने कहा वोल्टिक सेल भी कहते हैं या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में समझ में तो आ गया, हो क्या रहा है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसके कारण के हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। क्लियर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे इजीली समझ आएगा। एक हम इस तरह से एक सेल ले लेते हैं। सेल बेटा किसको कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में जिसमें भी आपकी रिएक्शंस हो रही हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देते हैं। ये जो बीकर है जिसमें कि हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देते हैं। क्लियर। इसमें हमने क्या कहा, जिंक की रॉड ले ली, सोल्यूशन डाल दिया हमने कॉपर सल्फेट का, हमने सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, देखो बच्चों, हमने जिंक की रॉड ली है, जिंक की रॉड को किसमें डिप कर दिया है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया है। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, जिंक जो है ये सॉलिड है, रॉड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और ये जो Zn+2 है ये कहाँ जा रहा है, आपका सोल्यूशन में, एक्वस में। ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, Copper+2 में और SO4-2 में। ठीक है। यहाँ क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में बच्चों क्या होगा, देखो, रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा बच्चों, Copper+2 कौन सा, एक्वस वाला जो है, सोल्यूशन वाला जो है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड, जो कि कहाँ होगा, नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। यानी कि जब हम जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, हमारे पास 3 तरह के चेंजेस आते हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट चेंज, जिंक की जो रॉड है वो धीरे धीरे पतली होती जाती है। क्यों पतली हो रही है बच्चों, इसलिए पतली हो रही है, यहाँ से जो जिंक मेटल है वो क्या हो रहा है, आपका जिंक आपका क्या हो रहा है, Zn+2 में जाके अपना सोल्यूशन में जाता जा रहा है। ठीक है। तो इसके कारण ये जिंक की रॉड पतली होती जाएगी। दूसरा चेंज क्या देखने को मिल रहा है, नीचे ये जो सेल है इसके नीचे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो एक्वस वाला कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड चेंज देखने को क्या मिलता है, ये जो सोल्यूशन है ये वाला थोड़ा हॉट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण आपकी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए हमें ये सोल्यूशन आपको वार्म हो जाता है। क्लियर ये बात। कंप्लीट रिएक्शन अपन लिख सकते हैं, तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या लिखेंगे, अपन लिख लेते हैं इसको, Zn solid plus copper2 aqueous gives out Zn+2 aqueous plus copper solid। ये कंप्लीट आपकी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। आगे समझ में, सिंपल छोटा सा एग्जांपल था, किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या गैल्वेनिक सेल का, हमने एक एग्जांपल दे दिया है। ठीक है। अब हम इसको और अच्छे से समझने के एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम क्या करवा रहे हैं बच्चों,
ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और ये जो रिडक्शन रिएक्शंस है इनको अलग अलग सेल में करवा रहे हैं, यानी कि एक सेल में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लेंगे और दूसरे में हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लेंगे। क्लियर? तो इस सेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, डैनियल सेल। तो वो अपन यहाँ पढ़ते हैं, इसको तो हम पूरा रब कर देते हैं। देखो जिसमें हम पढ़ रहे हैं अब डैनियल सेल। डैनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं डैनियल सेल में, स्पेशली हम डैनियल सेल की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जिंक और कॉपर का ही एग्जांपल लेंगे, दूसरा एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि हम डैनियल सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लेंगे हम, इस तरह से दो हाफ सेल बना लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें हम जिंक की रॉड डाल देते हैं और इसमें हम डालते हैं कॉपर की रॉड। ठीक है, यहाँ इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, दोनों को हम वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो जिंक की रॉड है इसको हम ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। कॉपर की जो रॉड है इसको अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो लिए इलेक्ट्रोड, कौन कौन से इलेक्ट्रोड ले लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड लिया। जिंक के इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में हमने डिप कर दिया ZnSO4 के में। कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, उसको हमने कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया, सोल्यूशन में डिप कर दिया। इलेक्ट्रिकल वायर से हमने दोनों को एक वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ दिया। क्लियर? दोनों जो सेल हैं इन दोनों सेल को भी हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, अगार अगार एक जेल होती है वो हम इसमें भर देते हैं। अगार अगार जेल और इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या लिया है, KCl एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वो इसमें फिल कर देते हैं। और यहाँ पर इसके जो बिल्कुल टिप हैं यहाँ हम ग्लास वूल लगा देते हैं जिससे ये पैक हो जाए। क्लियर? ये तो हमारा पूरा एक सेल बन गया है। सिंपल सा सेल का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा है नहीं टिपिकल। हमने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिया और उनको इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया, वायर्स के थ्रू जोड़ दिया वोल्ट मीटर से, और बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमने दोनों सॉल्यूशंस को जोड़ दिया है। इतना सा हमने काम किया है। अब बच्चों हम क्या देखते हैं, जब हमने जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो जिंक जो है, जिंक का इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, इस पर ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। अब आप ये कहेंगे ऐसा ही क्यों होता है, उल्टा क्यों नहीं हो लेता? उल्टा इसलिए नहीं होता बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आपकी बुक में भी दी हुई है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग इनकी रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। क्लियर? तो इट मींस उस सीरीज के अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जिंक और कॉपर का अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जिंक जो है वो उसमें ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। इसी तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, कॉपर और सिल्वर ले लें तो कॉपर सिल्वर ले लेंगे तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर पर रिडक्शन होगा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग पता चलता है हमें। ठीक है, जो कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। क्लियर? अब हमने जिंक और कॉपर का लिया है तो जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बच्चों इसको ध्यान से समझो। अब देखो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दें, ध्यान लिख देते हैं। देखो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है बच्चों, ये जो जिंक रॉड है Zn+2 आयन कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन में जाते हैं।
जिंक रॉड क्या है, सॉलिड है। इससे क्या होगा, Zn+2 में कन्वर्ट होता है। ये कहाँ जा रहे हैं, ये सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, एक्वस में जा रहे हैं ना, +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सटर्नल सर्किट से अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। एक्सटर्नल सर्किट से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ क्या है, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 और SO4-2 है यहाँ पर। कॉपर +2 जो कि सॉल्यूशन में है, वो क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होने के बाद वो जो कॉपर सॉलिड बना वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर लिखें बेटा हम तो कैसे लिखेंगे, देखो रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है बेटा, कॉपर 2 आयन कहाँ से, एक्वस से, सॉल्यूशन से आ रहा है, कॉपर 2 एक्वस क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, वायर के थ्रू कॉपर सल्फेट यहाँ से आए, कॉपर रॉड से आए। क्लियर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बना, कॉपर सॉलिड। कहाँ डिपॉजिट हो गया, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया। आगे बात समझ में, क्लियर। नेट रिएक्शन तो अपन को लिखना आती ही है। नेट रिएक्शन में क्या लिखेंगे, Zn solid plus copper 2 aqueous gives out Zn+2 aqueous plus copper solid। नेट रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन हो गई है। ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाती है। बात समझ आ रही है। हमें कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात क्या, फर्स्ट बात रखनी है कि अगर हमारे पास जो भी जिंक और कॉपर का अगर कॉम्बिनेशन है तो जिंक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही हैं, कॉपर पर क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं। क्लियर, हम दोनों रिएक्शंस को लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड बोलते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक क्या है, एनोड, कॉपर क्या है, कैथोड। क्लियर, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है इनको एनोडिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एनोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन क्यों बच्चों, क्योंकि ये एनोड पर हो रही है और एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कैथोडिक रिएक्शन। आगे बात समझ में, एनोड पर क्या होंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी और कैथोड पर क्या होंगी, रिडक्शन रिएक्शंस होंगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट और सुनो, एनोड जो होता है जब हम डायग्राम बनाते हैं एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अगर हमने कहा हमारा ये तो पर्टिकुलर डैनियल सेल का एग्जांपल है, डैनियल में तो हम जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर कोई और गैल्वेनिक सेल ले लें जिसमें हम कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो कॉपर वर्क कैसे करेगा, एज ए एनोड, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी। सिल्वर वर्क कैसे करेगा, एज ए कैथोड। तो अगर हमें उसका डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या ले लेंगे हम, कॉपर ले लेंगे और उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे। यहाँ क्या लेंगे हम, सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे जो कि सिल्वर की इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। इसी तरह से हम रिएक्शन लिख देंगे, खत्म। क्लियर, ये बात सबके समझ में आ रही है कि एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में। क्लियर, एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन समझ में आ गई और नेट सेल रिएक्शन समझ में आ गई। क्लियर, एक बात और समझो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है बेटा, एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। तो करंट का मूवमेंट कहाँ होगा बेटा, अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन का जहाँ मूवमेंट होगा उसके अपोजिट क्या होता है, करंट का मूवमेंट। तो करंट का मूवमेंट कैसे होगा, इस तरह से करंट का मूवमेंट, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ होता है। क्लियर, एक बात और देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर आयन जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रोड पर।
जब इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको क्या कर देते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं। तो ये जो अपना है इलेक्ट्रोड, ये क्या होगा, कैथोड क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड हो जाता है। इसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है, जिंक आयन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, सोल्यूशन में जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो हमारे पास एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, और कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। करंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज से इलेक्ट्रोड से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ करंट का मूवमेंट हो रहा है। आ गई बात समझ में, ये पूरा की पूरा क्या है बेटा, हमारा डैनियल सेल है। एक बात और बताइए बच्चों, ये जो सॉल्ट ब्रिज है हमने बना तो दिया, पर इसका यूज क्या है, क्या यूटिलिटी है इस सॉल्ट ब्रिज की, तो वो समझिए। यहाँ देखिए बच्चों, जिंक आयन कहाँ आ गए, आपके सोल्यूशन में आ गए थे। आपके जिंक आयन कहाँ से, इलेक्ट्रोड से अपने कहाँ चले गए, सोल्यूशन में चले गए। जब सोल्यूशन में चले गए, ऑलरेडी पहले आपके पास क्या थे, Zn+2 और SO4-2 आयंस थे, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी बनी हुई थी। लेकिन आपके रॉड से जिंक आयन यहाँ आ चुके हैं, जब यहाँ आ गए हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ज्यादा आ गए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गए। पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा आने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इसके कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट हमने जो KCl भरा था अगार अगार के साथ, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, यहाँ से क्लोराइड आयन आ जाते हैं। क्लोराइड आयन आने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। इसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास कॉपर आयन जो है वो कहाँ चले गए, आपके इलेक्ट्रोड पर चले गए। तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया। तो अपना ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज था, यहाँ से K+ आयन आपके सोल्यूशन में आ जाते हैं। K+ आयन सोल्यूशन में आने के कारण क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। तो सॉल्ट ब्रिज का कोई यूज नहीं होता, सॉल्ट ब्रिज का सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो दोनों सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्लियर ये बात? आई थिंक आपको डैनियल सेल समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ईएमएफ ऑफ द सेल्स की, इन सब की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों समझना, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझेंगे नहीं तब तक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए, ध्यान से वीडियोस को देखिए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।